सो कैसे हैं आप लोग? देखिए ये क्लास 9 का बायो का फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आपको थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बेसिक चैप्टर माना जाता है बायो का फाउंडेशन, है ना। सेल के बारे में पढ़ना है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है हमारा हमारा जो बॉडी है या जो छोटे छोटे सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, मतलब छोटी बॉडी हो चाहे बड़ी बॉडी हो, किस तरह से सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलकर जैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू जो है ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलकर कैसे बॉडीज वगैरह डेवलप होती है। तो सबसे पहले बात इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल के फीचर क्या क्या है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल, वो हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये क्लास 9 का है तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें पीएचडी भी नहीं करना है, केवल 9th लेवल तक ही पढ़ना है। तो सेल पे तो पूरी थ्योरी है, पूरी थीसिस लिखी गई है, रॉबर्ट हुक साहब ने पूरी थ्योरी बना दी है, बहुत लोग साइंटिस्ट इसके बाद डिस्कवर किए सेल के बारे में, बट ओवरव्यू हमको 9th में लेना है, ठीक है। तो जैसे बोल रहे थे स्टूडेंट मेरे कि सर सेल का वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो वो सेल का मैंने वीडियो बना दिया है। वैसे आप लोग से एक और चीज़ कहना है, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है अपना, तो आप लोग से ये कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट रखिए। क्योंकि अगर आप लोग लॉकडाउन के का इंतजार कर रहे हैं खुलेगा और आप फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, तब तक काफ़ी सिलेबस छूट गया रहेगा आपका और आप डिमोटिवेट भी हो गए रहेंगे। तो जहाँ भी जिस रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस जो भी ले रहे हैं सर आप लोग के, उन लोगों से आप पढ़ते रहिए और डेली बेसिस पे असेसमेंट अपना करते रहिए, वीकली असेसमेंट करते रहिए। क्योंकि वीडियो तो आप मेरा देख लोगे और ऐसे ही यूट्यूब पे और भी लोग हैं जो बहुत सारा वीडियो बना के डाले हैं, बट आपने कितना रिटेन किया, आपको कितना याद हुआ या आपको कोई डाउट हुआ, वो आप अपने ही टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर मतलब आपका एक मेंटर होता है जो कि आपको बताता है कि किस तरह से आपको चीज़ों को रिटेन करना है या याद करना है। तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप अपने अपने टीचर से चैप्टर बाय चैप्टर लिंक करिए, असेसमेंट करिए, अपना असाइनमेंट करिए, टेस्ट अपना टेस्ट लीजिए, मतलब कहिए कि टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, आपको छोटे से छोटी डिटेल को आपको उस पर काम करना होगा। जैसे हमारा लाइव चल रहा है तो हम लोग अपना जो है जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप पे हम लोग मटेरियल अपलोड कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का क्विज होता है, वो बच्चों को दिया जा रहा है। छोटे छोटे टेस्ट मॉड्यूल में वर्क असाइनमेंट्स दी जा रही है। तो आप लोग भी चाहें अगर तो आप हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुलता है, और आफ्टर लॉकडाउन आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफ़ी बेस्ट फिल्टर्ड कंटेंट जो है दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके 9th के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए सेल चैप्टर शुरू करें। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। द फंडामेंटल, टॉपिक का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो आपकी लाइफ है, जो भी लाइफ एग्जिस्ट करे, जो भी लिविंग थिंग है, उसकी जो सबसे छोटी से छोटी कह सकते हो यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम लोग सेल कहते हैं। अगर मैं आपको सेल समझाने की कोशिश करूँ और छोटे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, तो समझ लीजिए आपके घर की जो वॉल है, आपके घर की जो वॉल है, वो आपके घर की वॉल किससे बनी है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक है। तो ब्रिक बाय ब्रिक आपने लेयर बाय लेयर ब्रिक को रखा और आपकी वॉल तैयार होती है। सेम ऐसे ही जो भी हमारे बॉडी है या ह्यूमन बीइंग का या किसी प्लांट का, एनिमल का, उनमें भी जो सबसे छोटी यूनिट है वो ब्लॉक है, सेल है। और सेल ही जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक अरेंज होके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से जो है ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। तो सेल का जो सबसे बेसिक डिफिनेशन है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड याद रखिए, फंक्शनल यूनिट है, ये वर्ड याद रखिए, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? ऑल द फंक्शन दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी आर परफॉर्म बाय सेल इटसेल्फ, ठीक है। जितनी भी चीजें हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होता है, चाहे हम रेस्पिरेशन होता है, चाहे डाइजेशन होता है, एनीथिंग, चाहे मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज जो बेसिक लेवल पे परफॉर्म होता है वो किससे होता है? सेल से ही होता है। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है ऑर्गेनिज्म का। अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था? कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या होता है? ये जो लकड़ी होती है, वुडन होता है, वुड की जो बार्क होती है, उसको लिया था और उसको उन्होंने
माइक्रोस्कोप के सामने स्टडी किया था। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के सामने स्टडी किया था तो उनको जैसे आपका हनी बी होता है, मधुमक्खी होता है, उसका जो छत्ता होता है, तो उसपे जो छोटे छोटे ब्लॉक बाय ब्लॉक हो, तो कुछ वैसे उनको दिखे। इस ब्लॉक को एक एक ब्लॉक को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कोई छोटा सा घर, ठीक है। इस टाइप का सेम अरेंजमेंट उनको स्ट्रक्चर मिला जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। फिर फर्दर और डिस्कवर हुआ कि इसका फंक्शन क्या है, उन्होंने फिर, ठीक है। फिर अब ये जो अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि सेल के बेसिस पे, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, सेल भी दो तरह का होता है। सेल भी दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए आपके स्कूल में लैब एक्टिविटी कराई जाएगी सेल को स्टडी करने के लिए, वो ऑनियन पिल की स्ट्रक्चर कराएगी कि आपको ऑनियन का पिल लिया जाएगा और उसको जो है आपको स्लाइड पर रख के हाइड्रोजन सॉल्यूशन डाल के और आपको माइक्रोस्कोप से उसको देखना होगा। तो आपको दिखेगा बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, वो होगा आपका सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है? इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होता है स्मॉलर इन शेप होता है, स्मॉलर इन साइज, ये थोड़ा सा कंपेयर टू लार्जर, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लो, आपको क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के बारे में समझा देते हैं क्या चीज होता है। तो देखिए अगर आपने एटम पढ़ा है कुछ वैसा ही यहाँ पे भी होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग 8 में पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये अगर सेल है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर यहाँ पे ये होते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं? यहाँ पे जो जेल-लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जो न्यूक्लियस की साइज है वो फिक्स नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक में सेल मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होने की वजह से इसकी जो साइज है वो फिक्स होती है। तो ये में डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए ऑर्गेनिज्म को सेल के बेसिस में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स को देखिए ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म को दो बेसिस में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अगला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बना होगा, नाम से पता चला है कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल से बना होगा। जैसे कि अमीबा, अमीबा के बारे में आपने पढ़ा था। अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सारे फंक्शन जो है वो इसी सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। साथ ही नो डिवीजन ऑफ लेबर, अब इसके बारे में बताता हूँ डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ सेल, जैसे कि ह्यूमन बॉडी लार्ज नंबर ऑफ सेल, ठीक है। और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा इसमें। डिवीजन ऑफ लेबर
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो शॉर्ट होता है और ये ज्यादा दिन जीते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको समझ आ रहा है। जैसे अमीबा एग्जांपल, अगर मैं सिंगल सेलुलर की बात करूं, यूनिसेलुलर की बात करूं, इसको सिंगल सेलुलर कहते हैं, इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम आप पढ़ेंगे। और मल्टी सेलुलर में आपका ह्यूमन आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है सर, यहां पे बताइए आप लोग कुछ समझ आया आपको? तो ये डिफरेंस पूछा जाता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर, वहां पे लिखा था वो क्या चीज होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें सवाल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई काम हो रहा है, तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई खिलौना बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग मैन्युफैक्चर जो है वो बना रहे हैं। उसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रुप्स ऑफ सेल डिवाइड है और उनका फंक्शन भी डिवाइड है। जैसे कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई ब्लड सर्कुलेशन में मदद कर रहा है, कोई एनर्जी सिंथेसाइज करने में मदद कर रहा है। तो हर ग्रुप ऑफ सेल का काम अलग अलग है और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल का जो अलग अलग काम का डिवीजन होता है उसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे कि होता है ना कि 4 लोग की टीम है और सबको डिवाइड कर दिया गया, जैसे क्रिकेट टीम है, एक बॉलर बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है, तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। वैसे सेल में भी अलग अलग सेल को अलग अलग काम दे दिया कि भैया आप ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करिएगा, आप सेल आप स्किन बनाइएगा, आप उनके हेयर बनाइएगा। ऐसे सेल का जो फंक्शन डिवाइड कर दिया गया है उसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। सबसे इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं। अब इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर में। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, से यूनिसेलुलर में नहीं होता है। डिफरेंट जैसे कि कई अलग अलग सेल के अलग अलग सेल होते हैं फंक्शन। से मसल सेल हो गया, मसल बनाने काम आती है, बोन से हड्डियां बनाने काम आती है, नर्व सेल हमारे पूरे कंट्रोल थिंकिंग प्रोसेस पे काम। तो सबका काम क्या है, डिवाइडेड है, सबका काम क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब अगर मैं आपको बताऊं सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के शेप भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ सेल आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ओवल होते हैं। ठीक है, और सेल का साइज जो होता है वो कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, डिफिनेशन आपको मिल जाएगा, जो डिफिनेशन अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन के लिए मत घबराइएगा, तो सारी डिफिनेशन आप लिखना पॉसिबल नहीं है, इट टेक टाइम टू राइट अ डिफिनेशन। ठीक है, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो देखिए सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। पहला दी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दूसरा दी न्यूक्लियस एंड तीसरा दी साइटोप्लाज्म। 3 पार्ट में ब्रॉडली सेल को जो है डिवाइड किया गया है। आपको अगर याद हो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अच्छा, थोड़ा सा एनसीईआरटी का, आप अगर आपके पास एनसीईआरटी तो प्लीज ओपन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में हमने
व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ 5.1 वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर ये मैं आपको भी बता दिया हूं, ठीक है। नाउ वी आर कम टू द टॉपिक 5.2। सो 5.2 व्हाट इज सेल मेड ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी स्टडी द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस दिस थ्री फीचर। कौन कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और इसको एक एक करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल भी, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक नाम से और कहते हैं सेलेक्टिव permeable membrane. Why we call the selective permeable membrane? Because it controls the cell कि what kind of substance are come inside the cell or go out, मतलब सेल से बाहर क्या क्या चीज जा सकता है जिससे सेल मतलब सेल खराब ना हो, और कौन सा चीज सेल के अंदर आ सकती है जिससे सेल भी हार्म ना हो। तो एक तरह से बैरियर का काम करता है, मेम्ब्रेन का काम करता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। कौन से गैस डिफ्यूज होगा, इसका स्ट्रक्चर से मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के ऊपर यहाँ पे जो लेयर है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। ये कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा उसको डिसाइड करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ आपके सेल को स्ट्रेंथ देने का भी काम करता है, साथ ही साथ आपके सेल को स्ट्रेंथ देने का भी काम करता है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए अगर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और पॉइंट बताऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डॉट ऐसे नोट पॉइंट बुलेट बना के लिए इज अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन। पतला सा होता है, थिन होता है और काफी ज्यादा इलास्टिक होता है, 7 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। फंक्शन अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर मैं फंक्शन की बात करूं सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब selective membrane मतलब how the movement of substance take place, how the movement of substance take place out of cell। ये सारा चीज जो है कौन कंट्रोल करता है? ये सारा चीज जो है सेलेक्टिव यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर आप समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल आप किशमिश लेते हैं और उसको आप पानी में भिगो देते हैं तो कुछ देर के बाद वो फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पानी जो है वो किशमिश के अंदर एंटर कर गया। तो जो किशमिश की ऊपर वाली लेयर है जिसने पानी को अलाउ किया है उसी को हम लोग सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? प्लीज बताइए आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। इसी में एक चीज मैं आपको और बता दूं, सेल वॉल के बारे में बता दूं क्या चीज होता है सेल वॉल। इसी में पढ़ते हैं हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट के सेल को ताकि वो प्लांट का सेल क्या हो, हार्म ना हो, ठीक है। और ये सेल जो वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस पे एक और लेयर है
ये जो लेयर है वो है सेल वॉल। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तो सेल वॉल जो है वो ठीक है। और क्या बताऊं, सेल ऐसे एरो बना के आप लिखिए कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। साथ ही साथ इट आल्सो प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो डैमेज ना हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये प्रोटेक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए और क्या हो सकता है, और रिजिडिटी या टर्जिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आप लोग का होमवर्क है क्लास 8 में आप लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस भी लिखा था और साथ ही साथ आपने डायग्राम भी बनाया था। वैसे नोट्स में डायग्राम दिया है बट आप लोग से आप जो है डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिएगा कि दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है। अब सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने ये दोनों देख लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई थिंक आप लोग जवाब दे सकते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। आप लोग जवाब दे सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग बता सकते हैं। पहला, ये प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, दूसरा लाई आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है, दूसरा तीसरा नॉन लिविंग एंड क्वाइट थिक, मोटा होता है ये, इसीलिए ताकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, क्वाइट थिक, ठीक है। तो मेजर फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड strength to the cell, to provide strength to the cell, to provide strength to the cell। अब मैंने इस साइड नहीं लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या आप लोग बता सकते हैं एक साइड का देख के कि क्या क्या हो सकता है। तो ये दूसरा present both in plant and animal, दोनों से दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं आप लोग, प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिए, ये बहुत नहीं बताया जाता है, it lies on the outside of animal cell and inner to cell wall in plant cell। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा लिविंग होता है ये एंड काफी थिन होता है, ठीक है। मेजर फंक्शन में अगर बात करूं, इट होल्ड सेलुलर कांटेक्ट। व्हाट इज सेलुलर कांटेक्ट? सेलुलर कांटेक्ट क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिल्स, मतलब छोटे छोटे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिल्स हैं, उनको होल्ड करने का काम करता है। तो ये आप लोग प्लीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन प्लीज द डिफरेंस बिटवीन, इस पे सवाल आ चुका है पेपर में, द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जानना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, और इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ फॉर्म न्यूक्लियर एनवेलोप। इसके ऊपर और नीचे न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो है एक लेयरिंग होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके बारे में और हम पढ़ेंगे। दो तरह का होता है, इंडोप्लास्टिक रेक्टिकम ईआर, और एक और होता है करेक्ट नहीं कर पा रहा है, एक और होता है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, जो मैंने बताया था। क्रोमोसोम के बारे में बताया था। तो क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ओके, ओके, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज पाया जाता है? आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से ही हम पढ़ रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी जैसे 5.2.3 है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का, तो वी आर फॉलोइंग प्योरली और एनसीईआरटी। एंड थोड़ा बहुत कंटेंट जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं बता दूंगा। ये है 5.2.3 एनसीईआरटी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो according to their chemical composition the different region of cell get colored differently and some region appear dark than other. Apart from the iodine solution you could also use saccharine solution or methyl use solution to stain the cell. हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो सबसे डार्केस्ट पोर्शन हमने देखा उस वो क्या है? सेल है। क्या वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज डबल लेयर covering. Double layer covering is called न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझिए, देखिए क्या होता है। अभी तक हमने सेल पढ़ा था, बस हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसके ऊपर लेयरिंग होती है, डबल लेयर होती है, जो कि इस न्यूक्लियस को फिर से वही जैसे कि वहां पे सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, सब्सटेंस को इन और आउट मदद करती है। प्लस इसके स्ट्रेंथ में इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और एक बार आप देख लीजिएगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हमने सेल को डिवाइड किया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पे डिवाइड किया था। ठीक है, ओके, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, मल्टीसेलुलर हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उनके बारे में भी हमें देखना है। सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं उनको। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा के डायरेक्ट अगर मैं आपको फंक्शन अभी इनके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले हम न्यूक्लियस का फंक्शन लिख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? द फंक्शन, पहला, द न्यूक्लियस control
देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल का मतलब कि सेल के जितने भी जैसे कि रिमूव द सेल के सब्सटेंस को उसके एनर्जी जैसे हम लोग पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जो कि सेल को एनर्जी बना के देता है ठीक है रेगुलेट द सेल साइकिल इट रेगुलेट द सेल साइकिल दूसरा मतलब सॉरी थर्ड इट इज कंसर्न विद द transmission of हेरिडिटी कैसे हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है क्रोमोसोम और उस क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए और डीएनए कंटेन करता है क्या आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जीन्स वगैरह जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो क्या होता है कॉपी होता है ठीक है और रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे या आपको हम बताएंगे ठीक है आपको क्रोमोसोम के बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा सा फिर से कि क्रोमोसोम की क्या चीज है तो मैं एक बार ये आप लोग लिख लिए एक बार मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे देखिए ठीक है इस पे लेयर होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ठीक इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बहुत सारी यहां पे होता है आपको न्यूक्लियोस न्यूक्लियस में और सब्सटेंस को न्यूक्लियोस कहते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं जिसमें हमारा क्रोमोसोम होता है बाहर वाली लेयर को हम लोग न्यूक्लियर इनवेलोप कहते हैं ठीक है ये जो मेम्ब्रेन है जिसको प्रोटेक्ट कर रही है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं ठीक है यहां से ये न्यूक्लियर कोर है जो कि कोई सब्सटेंस इन और आउट डिफ्यूजन में मदद करती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मदद करती है ठीक है ये कुछ स्ट्रक्चर है अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोस देखो न्यूक्लियोस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है जो कि राइबोसोम बनाता है राइबोसोमल सब यूनिट बनाता है ठीक है इसके बारे में और डिटेल में आपको 9th लेवल की जरूरत नहीं है बस इतना जानना इसका डिफिनेशन आपको जानना है ठीक है अब इसमें जो क्रोमेटिन है इस क्रोमेटिन में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम क्रोमोसोम आप थोड़ा सा जान लीजिए क्या चीज होता है ठीक है क्रोमोसोम जान लीजिए आप लोग यहां तक कोई दिक्कत आपको यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए एक काफी बेसिक और इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रहे हैं हम आपको समझा पाए ठीक है समझिए बेसिक वेरी बेसिक एंड इजी लैंग्वेज वी आर ट्राइंग टू convey my message okay let me some क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं
सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन? जब सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल जो है वो टूटते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, डीएनए जिसमें हमारा हेरिडिटी कंट्रोल करता है और दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन, चलिए डीएनए का फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। कैसा होता है ये? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। और इसमें क्रोमोसोम के अंदर आपका ये यहां बना रहा हूं डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? क्या करता है? ट्रांसफर करता है पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको क्रोमोसोम के बारे में जानना था। चलिए अभी थोड़ा सा आप एक लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 5.2 तक आपको टॉपिक में, और बाकी आपको ये है कि आप लोग प्लीज, अगर आप लोग सच में सीरियस हैं अपने एग्जाम्स के रिलेटेड और आप नहीं चाहते हैं कि आपका 9th जो है वो खराब होगा और खराब हो या कुछ भी, मतलब जिससे कि आप डिमोटिवेट हो, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो तो चलिए, वीडियो तो कंटेंट हम बना ही रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए फॉर द रिवीजन एंड बैकअप, बट ये सारी इससे भी ज़्यादा डिटेल चीज़ें जो है इन लाइव क्लासेस वी आर कवरिंग मोर डिटेल। क्या क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फ्रीडम होती है इन द सेंस कि हम बच्चों से हम कनेक्ट कर पाते हैं, बच्चे छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं तो उससे रिलेटेड हम बताते हैं। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं तो मैं रिप्लाई करूंगा कि कोई अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आया, कोई भी, क्योंकि बायो है, बायो में आपको क्या करना है, एट द लास्ट आपको याद ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या चीज़ें मेमोराइज ही करनी है। तो आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, अब वेट नहीं करिए, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम कि आप सिलेबस सारा कवर भी कर पाओ और रिवाइज भी कर पाओ। ऑलरेडी मई चल रहा है और सून मे विल बी फिनिश, तो बस जून जुलाई, ठीक है, फिर आपको समर वेकेशन भी चाहिए होगा XYZ, और ऑलरेडी लॉकडाउन है, बट सिलेबस बहुत है ह्यूज, इसको कवर करना आपको, मैथ साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, उसके बाद आपको मेमोराइज भी करना है। तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए और जहाँ पे भी हैं आप एक मेंटरशिप आपको मिलना चाहिए, टीचर आपको मिलना चाहिए जो कि आपको 1-to-1 गाइड कर सके। बाकी केवल वीडियो देखने से नहीं कुछ होता है, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, प्लस टीचर जो है आपको एक्सेस भी करेगा कि मतलब आपको कितना याद हुआ, और पीरियोडिक टेस्ट वगैरह वो भी सब इम्पोर्टेंट है, वो सब भी स्टडी का पार्ट आता है। केवल पढ़ लेना, रीड कर लेना और वीडियो देख लेना इज नॉट अ कंप्लीट पार्ट ऑफ स्टडी। कंप्लीट ऑफ पार्ट ऑफ स्टडी में आपका टेस्ट भी आता है कि आपको कितना मेमोराइज है। और टाइम आर रनिंग, ऑलरेडी समय निकल रहा है हमारा। मेरे बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता ही है कि आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT मद्रास। तो आप लोग को धीरे धीरे मेरे जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कंटेंट या क्वालिटी कैसी है। और जो मेरे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट हैं दे नो कि हाउ आई टीच, हाउ आई कनेक्ट द स्टूडेंट। तो आप लोग ज्वाइन करिए, कनेक्ट हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे भी अच्छा लगेगा। आई लव टू टीच स्टूडेंट, खासकर टॉपर तो सब बनाते हैं, एंड मेरा ये एम होता है कि जो एवरेज बच्चा है, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको कैसे टॉपर बनाया जाए। तो मेन मकसद वो होता है, तो स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए पढ़ाई की, वो उस पर काम करना, वो कैसे पढ़ सकें, गाइडलाइन। आई एम गिविंग दैट ऑल थिंग्स हियर, तो प्लीज ज्वाइन अस और सो दैट वी वर्क वेरी हार्ड विथ यू। हम लोग आपके साथ काम करेंगे जब आप लोग भी हमारे साथ पढ़ेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल्स को अपने सारे दोस्तों को आप फॉरवर्ड करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पे, और जैसे जैसे हमारे जो भी है लाइक्स और शेयर जो भी होता है उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आई विल ट्राई कि पूरा 9th क्लास का साइंस, पूरी 9th-10th क्लास की साइंस, 11th की साइंस और 12th की साइंस, स्पेशली फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th आई विल कवर इन डीप अप टू लेवल IIT JEE और नीट। बस यही, बट वो तभी होगा जब व्हेन आई गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम यू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो वॉच होगी, मेरी एक वीडियो
पे अच्छे व्यू आ गए थे तो मुझे मोटिवेशन मिला। सो मैंने सोचा चलो आज 9th का चैप्टर एक शुरू करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज लाइव तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। वो बच्चे जो नहीं देख पाते हैं या हमें एक्सेसिबल नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, हमारे नियर जोन में नहीं है, वो भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख सके, फिल्टर्ड कंटेंट देख सके। ऐसा नहीं कि आपको मैं फिर बीएससी लेवल का या एमबीबीएस लेवल का, कुछ लोग सेल को बहुत डीप में पढ़ा देते हैं अपनी स्पेशलिटीज दिखाने के लिए। इतना आएगा नहीं क्लास 9th में सेल, ठीक है। जितना आएगा 9th में उतना ही कंटेंट आपको दिया जाए कि आपकी ब्रेन पे भी ज़्यादा जोर ना पड़े और आप जो है 100 आउट ऑफ 100 साइंस में एक्वायर गेन कर सकें। तो सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।